हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। तो इस पे हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया था, तो आप जो है वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एज वेल एज़ जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं फॉर सब इंस्पेक्टर एज वेल एज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। एंड फाइनल स्कोर जो आपका आज के मॉक टेस्ट में रहने वाला है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स और काफ़ी सारे क्विज जो हैं वो मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द अशोक मेहता कमेटी लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ए ग्राम सभा, बी मंडल पंचायत, सी तालुका पंचायत समिति, डी जिला परिषद। तो जो अशोक मेहता कमेटी थी इसका मेन क्या मतलब इन्होंने मेन मोटिव क्या रखा था कि आप इनको क्या चाहिए था, तो इनको मेन जो था वो चाहिए थी मंडल पंचायत, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मंडल पंचायत जो थी उस पे मेन फोकस था इनका, ठीक है। इन्होंने 2 टायर सिस्टम जो था वो बोला था लाना चाहिए, ठीक है। 2 टायर सिस्टम में इन्होंने बोला था जिला परिषद लाओ, ठीक है, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट विलेजेस जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 के बीच में होती है, तो उनको मंडल पंचायत में रखा जाए। अशोक मेहता कमेटी का मेन यही था, ठीक है। और ये जो थी अपॉइंट किसने की थी अशोक मेहता कमेटी? जनता गवर्नमेंट ने, ठीक है। जनता गवर्नमेंट जो थी उसने अपॉइंट की थी ये कमेटी इन 1977, ठीक है। और रिपोर्ट जो थी वो सबमिट हुई थी अशोक मेहता कमेटी की इन 1978, ठीक है। 1977 में बाय जनता गवर्नमेंट ये अपॉइंट की गई थी, 1978 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 2 टायर सिस्टम पे इन्होंने बात की थी जिसमें जिला परिषद एंड मंडल पंचायत रखी गई थी, ठीक है। एंड ये जो थी लेकिन जो इसका फाइनल रिपोर्ट थी ना वो चल नहीं पाई थी क्योंकि जनता गवर्नमेंट अपने टाइम पीरियड के पहले ही कोलैप्स हो गई थी, जिस वजह से ये कमेटी भी रद्द हो गई थी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडल पंचायत। सबसे पहली कमेटी कौन सी आई थी इस पे आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज पे सबसे पहली कमेटी कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। सो फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंडल पंचायत। सेकेंड क्वेश्चन, द पंचायती राज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड। सो पंचायती राज इंडिया में पहली बार कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? राजस्थान और कौन सी स्टेट थी जहाँ पे पहली बार पंचायती राज जो है वो स्टार्ट किया गया था? तो ए है आंध्र प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान पहली ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो है वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। और राजस्थान जो है राजस्थान में कब किया गया था? 2 अक्टूबर को 1959 में, ठीक है। 1959 2 अक्टूबर को, और आंध्र प्रदेश में भी 1959 में। फर्स्ट जो थी वो राजस्थान थी, सेकंड जो थी वो आंध्र प्रदेश थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फर्स्ट कमेटी जो थी जिसके अंडर हुआ था ये मैंने अभी बताया आपको, बलवंत राय मेहता कमेटी थी जो 1957 में बनाई गई थी। और इस कमेटी ने बोला था कि 3 टायर सिस्टम जो है वो होना चाहिए पंचायती राज का, जिसमें फर्स्ट होगी हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है, सेकंड होगी पंचायत समिति, ठीक है, एंड देन जिला परिषद। तो 3 टायर सिस्टम जो था बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, जिसको बाद में जो है अशोक मेहता कमेटी जो थी उन्होंने बोला था 2 टायर सिस्टम लाना है जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन रहा है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन राजस्थान एंड देन इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो सेकेंड का ए राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है कंसेप्ट ये किसने दिया था, ठीक है। ए है कार्ल मार्क्स, बी है एडम स्मिथ, सी है नर्क्स और डी है मार्शल। तो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इनका नाम है रैगनार नर्क्स। इन्होंने 1953 में जो है ये कंसेप्ट दिया था विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एंड ये जो कंसेप्ट था ना इसका मतलब ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या बोला था उन्होंने, लेवल ऑफ इनकम जो है ना वो कम रहेगा जिसकी वजह से जो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएंगी लोगों में, ठीक है। द लेवल ऑफ इनकम रिमेन्स लो विच लीड्स टू लो लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर इनकम कम होगी तो लोग इन्वेस्ट और सेव नहीं कर पाएंगे, इनका मेन यही बोला गया था इनके प्रिंसिपल में, ठीक है। और ये प्रिंसिपल जो था ये बेसिकली डिपेंड किसके करता था? स्ट्रक्चरल
अनएम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों पे भी इन्होंने बताया था। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जहाँ पे भी आएगा तो आपने नर्क्स जो है ये टिक करना है, ठीक है। नर्क्स ने जो है 1953 में ये कंसेप्ट दिया था और इसने बोला था कि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप सेविंग्स भी कम कर पाओगे, ठीक है। सो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Fourth question, unemployment may result when some workers are temporarily out of work while changing job। तो इस वाली अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मतलब जब वर्कर्स जो हैं वो आउट ऑफ वर्क रहेंगे, जब जॉब चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, तो टेम्पररीली उनके पास जॉब नहीं होगी, तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीजनल, बी है डिस्गाइज्ड, सी है टेक्निकल और डी है फ्रिक्शनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट और ये टेम्पररी इन नेचर होती है, ठीक है। और इसमें जो है जब वर्कर्स जो है जॉब चेंज, अगर एक जॉब छोड़ रहे हैं और जब तक उसको दूसरी जॉब मिलती है वर्कर को, उस बीच वाले टाइम पीरियड को जो है हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे हमें दिया गया है क्या? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल कौन सी होती है? ड्यू टू सीजनल चेंजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस होती है ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये भी टेम्पररी इन नेचर होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्गाइज जो होती है, डिस्गाइज कब होती है? जब पीपल अनएम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो जीरो रहती है, ठीक है। डिस्गाइज का मेन यही रखना है आपको याद कि इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, क्योंकि पीपल जो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जितने चाहिए, ठीक है। जितने अनएम्प्लॉयड होने चाहिए एक जगह पे उससे ज़्यादा ही वो अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी जीरो होती है, ठीक है। एंड देन टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जहाँ पे चेंज इन टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से स्ट्रक्चर चेंजेस जहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी यही चल रही है, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे हमें फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस। तो इंडिया में पंचायती राज सिस्टम कब और कहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था? तो मैंने अभी आपको पीछे ये बता भी दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डायरेक्ट हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनता है। अक्टूबर 2, 1959 में राजस्थान में जो है पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है वो लागू किया गया था। कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो था वहाँ पे पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है वो लगाया गया था अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, इन 1957, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1957 में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंड किया था उसके मुताबिक 1959 में जो है अक्टूबर 2 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार पंचायती राज सिस्टम जो है वो अप्लाई किया गया, ठीक है। सो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स क्वेश्चन, स्वाभिमान स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। तो इंडिया में जो स्वाभिमान स्कीम लॉन्च की गई थी उसका एसोसिएशन इन चार ऑप्शंस में से किसके साथ है? तो ए है रूरल वुमेन राइट्स, बी है रूरल बैंकिंग, सी है रूरल ओल्ड पीपल केयर और डी है रूरल फूड सिक्योरिटी। तो सिक्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रूरल बैंकिंग जो है इससे एसोसिएटेड है हमारी स्वाभिमान स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्टेंस बेसिकली हम इसमें रूरल बैंकिंग वाले इस स्वाभिमान स्कीम में क्या देखते हैं, इकोनॉमिक डिस्टेंस जो है बिटवीन रूरल एंड अर्बन प्लेसेस जो है उसको कम करना है, ठीक है। तो मेन इसका स्वाभिमान स्कीम का मोटिव क्या है? टू कवर द इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन प्लेसेस, ठीक है। और ये हमारा जो है स्वाभिमान स्कीम किसने दी थी? मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो मनमोहन सिंह द्वारा रिकमेंड की गई है ये स्कीम और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए बनाई गई है, इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन प्लेसेस। और ये किस में आती है? आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में आती है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है सिक्स का ऑप्शन नंबर बी, रूरल बैंकिंग। सेवेंथ क्वेश्चन, देखो आज की जो वीडियो है ना इसमें हमने जो पिछली वीडियो में हमने टॉपिक्स नहीं कवर किए थे, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने मेन फोकस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन टॉपिक्स पे रखा था, ठीक है। आज की जो वीडियो है जो बाकी फर्दर टॉपिक्स हैं सब इंस्पेक्टर के उन पे है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा मॉक टेस्ट आएगा वो फर्दर और जो टॉपिक्स होंगे हम उनको भी कवर करेंगे। इसलिए अब मैं बोल रही हूँ कि आप पहली जो वीडियो है मॉक टेस्ट की वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको उससे और जो टॉपिक्स हैं उनकी भी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि जितना टॉपिक हो सके कवर उतना करते हैं, ठीक है। सो सेवेंथ क्वेश्चन है, Which of the following is the largest rural employment program in India? तो इंडिया का लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सा है? ए है मनरेगा, बी है ट्राइसम, सी है वर्क फॉर फूड और डी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मनरेगा जो है ये हमारा इंडिया का लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और ये स्टार्टिंग में नरेगा था, बाद में इसको मनरेगा का नाम कब दिया गया? 2009 में, ठीक है। 2009 में ये मनरेगा बन गया और मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड इट वाज गिवन इन 2009, ठीक है, 2009 में ये दिया गया था। एंड इट एम्स टू गारंटी राइट टू वर्क, तो इनका मेन जो एम है वो क्या है, राइट टू वर्क, ठीक है। तो मनरेगा का मेन जो स्लोगन भी हम कह सकते हैं राइट टू वर्क है, और मनरेगा जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। सो 7th का ए राइट आंसर है। 8th क्वेश्चन, पूरा एन एम्बिशियस प्रोग्राम ऑन रूरल डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो पूरा जो है ये एक प्रोग्राम है फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ए है मनमोहन सिंह, बी एम.एस. स्वामीनाथन, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो थे इन्होंने 2003 में ये स्कीम लॉन्च की थी टू एम्पावर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए 2003 में पूरा स्कीम जो है ये ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लॉन्च की गई थी। और पूरा स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज पूरा स्कीम की फुल फॉर्म है, और ये हमारी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 2003 में दी थी टू एम्पावर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। सो 8th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 9th question, the final form of sustainable development goals was adopted by 195 countries on, तो जो sustainable development goal का final जो फॉर्म निकला था, ठीक है, वो अडॉप्ट किया था 195 कंट्रीज़ ने। कब, कौन सी डेट को किया था, तो ए है 28 अगस्त 2015, बी है 2 नवंबर 2015, सी 25 सितंबर 2015 और डी है 2 अक्टूबर 2015। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 सितंबर 2015 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। टोटल 17 गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 169 टारगेट्स हैं और 195 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इनका जो मेन प्लेज था वो क्या था, लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीविंग नो वन बिहाइंड वॉज द प्लेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स एंड अडॉप्टेड बाय 195 कंट्रीज ऑन 25 सितंबर 2015, ठीक है। और अभी इंडिया का जो 2022 में इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या रैंक रहा है, 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, ठीक है। लास्ट ईयर जो था 2021 में 120 रैंक था, और इस साल जो है वो फर्दर और कम हो गया है, तो वो 121 हो गया है, ठीक है। सो आपको इस साल का ये रैंक भी याद रखना है, 121 है। डेट कब लॉन्च हुए थे ये, 2015 25 सितंबर को, और टोटल जो है 17 गोल्स हैं। गोल्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अगर आपको गोल्स के रिगार्डिंग वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसपे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही ऑल MCQs हैं, वहाँ पे मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर 2015। 10th क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन कौन है, ए श्री सुमन बेरी, बी डॉक्टर राजीव कुमार, सी अमिताभ कांत और डी द्रौपदी मुर्मू। तो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री सुमन बेरी जो है अभी एक प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन है किसके, नीति आयोग के, ठीक है। नीति आयोग के प्रेजेंट CEO कौन है, पहले हमारे अमिताभ कांत थे, अभी हमारे CEO कौन है, श्री परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। प्रेजेंट CEO ऑफ नीति आयोग इज श्री परमेश्वरम अय्यर। एंड नीति आयोग कब बनाया गया था, 1 जनवरी 2015, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को जो है वो इसके साथ जोड़ के टोटल एक नीति आयोग बनाया गया, और इसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो आपको पता है हमारे कौन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं नीति आयोग के, ठीक है, वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन हमारे श्री सुमन बेरी, और CEO जो हैं वो हैं परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। सो ये अडॉप्ट कब किया गया था, नीति आयोग बनाया कब था, 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नीति आयोग जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं है, इट इज़ अ एडवाइजरी बॉडीज, ठीक है। सो 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री सुमन बेरी। 11th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, ठीक है।
जितनी भी मीटिंग्स हुई थी कांग्रेस की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आपको उन सब सेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सेशंस जो हैं, और कौन कितनी ज़्यादा बार, दादा भाई नौरोजी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बार जो है दादा भाई नौरोजी बने थे। पहले जो इंग्लिश पर्सन प्रेसिडेंट बने थे वो थे जॉर्ज यूल, ठीक है, ये सब आपको चीज़ें। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बनी थी? तो ए है सरोजनी नायडू, बी है इंदिरा गांधी, सी है एनी बेसेंट और डी है नन। तो 11th का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एनी बेसेंट जो है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पे अगर इंडियन लगा होता तो हम राइट आंसर क्या टिक करते? फिर हम राइट आंसर टिक करते सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी ये 1921 में बने थे क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और ये 1921 में बनी थी, लेकिन इनसे पहले ही जो है एनी बेसेंट 1917 में बन गए थे। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो थी हमारी एनी बेसेंट, ठीक है। और फर्स्ट हमारा, अगर हम ओवरऑल देखें, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में बाय एओ ह्यूम, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे तब कौन बने थे? WC बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट 1885 के सेशन में जो है WC बनर्जी बने थे, जिसमें मीटिंग में 72 डेलीगेट्स थे टोटल, ठीक है। बॉम्बे में ये मीटिंग हुई थी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी हमारी सरोजनी नायडू, ठीक है। सो 11th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीन्स ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स? तो दिल्ली के 8 सुल्तान्स जो थे उनके पूरे टाइम पीरियड को किसने विटनेस किया है इन 4 ऑप्शंस में से? तो ए है जियाउद्दीन बरानी, बी है शम्स सिराज, सी है मिन्हाजुस सिराज और डी है आमिर खुसरो। तो 12th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आमिर खुसरो जो थे इन्होंने 8 दिल्ली सुल्तान्स का जो रीन है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसको विटनेस किया है, ठीक है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया, तोता हिंद भी बोलते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ कवाली, इनको फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता है, ठीक है। आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया, उसके बाद फादर ऑफ कवाली बोला जाता है। ही विटनेस द 8 दिल्ली सुल्तान्स, और इनका जो टाइम पीरियड था जो इन्होंने विटनेस किया है वो किसका है? इन्होंने गयासुद्दीन बलबान जो है, गयासुद्दीन बलबान से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक का टाइम पीरियड जो है वो विटनेस किया है, ठीक है। सो ये 8 दिल्ली सुल्तान्स इसके टाइम पीरियड के बीच में आए थे, जो स्टार्ट होता है गयासुद्दीन बलबान से और मोहम्मद बिन तुगलक तक होता है, ठीक है। एंड ही वॉज ऑल्सो अ फेमस म्यूजिशियन, स्कॉलर एंड पोइट, ठीक है। सो आमिर खुसरो के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? ही विटनेस्ड 8 दिल्ली सुल्तान्स, उनके टाइम पीरियड को, ठीक है, जो कि गयासुद्दीन बलबान से मोहम्मद बिन तुगलक तक था, ठीक है। इनको पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ कवाली भी बोला जाता है। ही इज़ अ फेमस म्यूजिशियन, स्कॉलर एंड पोइट, ठीक है। सो 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आमिर खुसरो। 13th क्वेश्चन, विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड एज दीन पन्हा ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर? तो कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जिसने दीन पनाह बनाया था, ठीक है। दीन पनाह का बेसिक मतलब क्या था उनका? वर्ल्ड रेफ्यूजी, ठीक है। वर्ल्ड रेफ्यूजी उन्होंने इसको नाम दिया था। दीन पनाह इसका मेन जो नाम रखा था वो दीन पनाह रखा था। ये किसने रखा था, किस मुगल रूलर ने बनाया था? तो ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हुमायूं जो थे इन्होंने दीन पनाह बनाया था अपने वहाँ सिटी में, ठीक है, इन 1533, ठीक है। 1533 में जो है टाइम पीरियड में इन्होंने ये बनाया था, जिसको बाद में जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी जो है उसने 1540 में जब वो थ्रोन पे आया तो इसने ये जो दीन बनाया था इसका नाम रखा शेर शाही, ठीक है। दीन पनाह का नाम बाद में शेर शाह सूरी जब 1540 में उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है, हुमायूं का किंगडम, तो उसने इसका नाम रखा था शेर शाही, जो कि बाद में हमारा क्या नाम पड़ा? पुराना किला, ठीक है। पुराना किला फोर्ट जो है वो यही दीन पनाह है एट दिल्ली, ठीक है। साउथ ईस्टर्न दिल्ली में है ये दीन पनाह वर्ल्ड रेफ्यूजी, जो कि हुमायूं ने बनाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो 13th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। 14th क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर? कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट किसने की थी? तो ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इल्तुतमिश जो थे ये सन इन लॉ थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो इल्तुतमिश ने ही थ्रोन जो है वो संभाला था, और इल्तुतमिश ने जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की थी किसकी, कुतुब मीनार की। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। स्टार्ट जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कब, 1193 में की थी, और कंप्लीट की थी सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। एंड देन जो है फर्दर जो है फिरोज शाह तुगलक जो थे, इन्होंने 4th and 5th स्टोरी जो है कुतुब मीनार की वो बनाई है, ठीक है। सो अगर हम ऐसे देखें कि कंप्लीशन जो है वो किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने ही की थी, बट वो जब वह ऊपर से थोड़ा ब्रेक हो गया था बाद में, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने 4th और 5th स्टोरी भी जो है कुतुब मीनार की फर्दर बनाई थी, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीशन किया था, एंड फिरोज शाह तुगलक ने फर्दर जो है 4th और 5th स्टोरी भी बनाई थी। तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15th क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी, ए देवपाला, बी ध्रुवा, सी गोपाला, डी धर्मपाला। तो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। धर्मपाला जो थे लेट 8th सेंचुरी में जो है, ठीक है, लेट 8th एंड अर्ली 9th सेंचुरी कह सकते हैं हम, उसमें धर्मपाला जो है इन्होंने बनाई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो बख्तियार खिलजी थे, ठीक है, बख्तियार खिलजी ये क्या थे, ये मिलिट्री कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ जो थी उनको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किसने की थी, धर्मपाला ने की थी, और बख्तियार खिलजी ने जो है इनको डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है। एंड ही वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सो 15th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाला। 16th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून्स। तो इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट मानसून दोनों से रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। तो ए है तमिलनाडु, बी है उड़ीसा, सी है लक्षद्वीप, और डी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो 16th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड ऐसे होते हैं जो कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है दोनों से रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। सो इसका डी राइट आंसर रहेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड। 17th क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेन्स इन असम आर। जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं हमारी, जो कि साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी हिल्स हैं ये ब्लॉक करती हैं इसको, और उसकी वजह से जो है हमारा हैवी रेन देखी जाती है किसमें, असम में, ठीक है। असम रीजन में हैवी रेन होती है। तो ये कौन सी हिल्स हैं जो ब्लॉक करती हैं, तो ए है अरकम योमा एंड पेगू योमा, बी है गारो खासी जैंतिया, सी है बरेल एंड पटकाई, और डी है खासी एंड पेगू योमा। तो 17th का क्या आंसर रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गारो खासी एंड जैंता हिल्स जो हैं यहाँ पे असम में आके जो है ये ब्लॉक कर देती हैं इनको, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारा मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो हैवी रेनफॉल कॉज करता है कहाँ पे, असम एरिया में। एंड दीज आर इन मेघालय रीजन। अभी जो है ये हम इनको लिखते हैं मेघालय रीजन में है ये हिल्स, और ये यहाँ पे गारो खासी और जैंता ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये जो गारो खासी जैंता हिल्स हैं, ठीक है, ये सबसे पुरानी है, ठीक है। किससे पुरानी है, जो हमारा मालवा प्लेट्यू है ना, मालवा प्लेट्यू जो है उससे भी ओल्डर ही है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं सेम एज की है मालवा प्लेट्यू की, ठीक है। तो गारो खासी जैंता हिल्स आर फाउंड इन द सेम एज एज मालवा प्लेट्यू एंड दीज आर इन सिचुएटेड इन मेघालय रीजन वेयर गारो खासी एंड जैंता ट्राइब्स आर ऑल्सो सिचुएटेड, ठीक है। और ये जो है साउथ वेस्ट मानसून को जो है ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है असम रीजन में। सो 17th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गारो खासी एंड जैंता। 18th क्वेश्चन, द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज। तो राजस्थान जो है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, वो किस कारण की वजह से होती है, तो ए है द मानसून फेल टू रीच दिस एरिया, बी इट इज़ टू हॉट, सी देर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दिस डज विंड्स रिमेन ड्राई, यहाँ पे दस आएगा, एंड डी है द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड। तो 18th का हमारा आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे जो है विंड्स जो हैं वो कोई भी उनके आगे बैरियर नहीं आता है, ठीक है,
देर इज़ नो माउंटेन, ठीक है, राजस्थान में। तो अगर माउंटेन्स नहीं होंगे या कोई भी बैरियर चाहिए होता है विंड्स को अपराइज करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, और फिर वो कूल डाउन होकर जो है रेनफॉल कॉज करती है। लेकिन यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, ठीक है। हॉट भी होता है, ठीक है। मानसून फेल टू रीच दिस एरिया नहीं कह सकते हम, ठीक है, क्योंकि मानसून यहाँ से पास आउट होता है, थोड़ी रेनफॉल होती है, डेफिशिएंट है, यहाँ पे नो रेनफॉल नहीं है, ठीक है। एंड देर इज़ नो वाटर अवेलेबल भी नहीं कह सकते, वहाँ पे पानी भी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेन आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट टू बी कूल्ड एंड दस कॉज द हैवी रेनफॉल, ठीक है। सो 18th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो ए है ब्राज़ील, बी है चाइना, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इंडिया। तो यहाँ पे सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यूबा आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी जो है एट प्रेजेंट जो है चेंज हो चुका है। जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हो चुकी है वो कहाँ से होती है? हमारी ब्राज़ील से, ठीक है। सो ब्राज़ील इज़ नाउ नोन एज शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा, मैंने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो अब चेंज हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग के चेयरपर्सन के क्वेश्चन थे, या और भी जो फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मैंने न्यू डाटा रखा है, ठीक है। सो मैंने हर चीज़ को जो है डबल चेक करके यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं, ताकि आपको जो है, अगर आपने ऑलरेडी जो चीज़ें याद की हैं तो आपको वो कन्फ्यूजन ना रहे, आप लेटेस्ट जो डाटा है उसके साथ भी अपडेट हो जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील जो है वो टॉप प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का शुगर में, देन क्यूबा आता है और उसके बाद हमारा इंडिया भी आता है। इंडिया में जो है हमारा यूपी जो है उसको शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। शुगर बॉल ऑफ इंडिया क्या है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन होती है शुगर केन की और सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है हम क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, ठीक है। सो 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। 20th क्वेश्चन, द हाईएस्ट सैंड ड्यून्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन? वर्ल्ड के हाईएस्ट सैंड ड्यून्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ए है एटाकामा डेजर्ट, बी है कलाहारी डेजर्ट, सी सहारा डेजर्ट और डी गोबी डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सहारा डेजर्ट है हमारा, वहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। अब एटाकामा डेजर्ट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट है, बिलो एंडीज़, ठीक है, एंडीज़ की साइड पे है ये। और उसके बाद कलाहारी डेजर्ट जो है ये कहाँ पे है? ये है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में एटाकामा, साउथ अफ्रीका में कलाहारी, एंड द गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन चाइना, ठीक है। चाइना के सदर्न मंगोलिया रीजन जो है वहाँ पे गोबी डेजर्ट पाया जाता है, ठीक है। 20th का जो राइट आंसर है, हाईएस्ट सैंड ड्यून्स कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे सहारा डेजर्ट पे। 21st क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K? तो J&K यूटी जो बनी थी इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम पीरियड क्या है, टेन्योर क्या है? तो ए है 5 ईयर्स, बी 3 ईयर्स, सी 7 ईयर्स, डी 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 ईयर्स इज द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K कंसिस्ट ऑफ, स्ट्रेंथ क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? 114 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें 24 जो हैं वो पीओके के लिए हैं सीट्स एंड 2 आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे पहले भी देखे गए हैं जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता कि हो सकता है फिर से आ जाएं सेम क्वेश्चंस, बट आपको अच्छे से ये चीज़ें रिवाइज करते रहना चाहिए। ईजी है बट रिवाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 नंबर से ऊपर नीचे भी हो जाता है और भूल जाते हैं बच्चे। सो 114 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें 24 पीओके के लिए हैं और 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए। 5 ईयर्स जो है वो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का J&K में, ठीक है। सो 21st का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स। 22nd क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज एक्सेप्ट? तो ये सब जो है स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है, इनमें से एक जो है ऑड वन आउट करना है, एक जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ए है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, बी प्रिंटर्स, सी USB ड्राइव, डी DVD ड्राइव। तो ये सामने आपको आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर्स, ठीक है। प्रिंटर्स जो हैं ये स्टोर नहीं करते, ठीक है, प्रिंट आउट निकलता है इनमें से, तो प्रिंटर्स आर नॉट स्टोरेज डिवाइसेज। हार्ड डिस्क में भी हम स्टोरेज करते हैं, USB ड्राइव इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरेज, और DVD ड्राइव में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिंटर्स आर द राइट आंसर। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
23rd क्वेश्चन, द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली हार्डवेयर का वो पीस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो हमारी टेलीफोन लाइन्स के थ्रू जो है ट्रैवल करता है, उस हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? ए है ब्लू कॉर्ड, बी है रेड वायर, सी है टॉवर, डी है मॉडेम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्लू कॉर्ड जो है इसको हम ब्लू वायर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारा डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को ट्रैवल कराता है टेलीफोन लाइंस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लू कॉर्ड, जिसको हम ब्लू वायर भी बोल सकते हैं। सो 24th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो इन चार में से सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस कौन से वाले ऑप्शन में है? तो ए है स्कैनर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे स्कैनर जो है वो भी एक हाँ, स्कैनर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट। तो स्कैनर जो है यहाँ पे हम आउटपुट नहीं ले, यहाँ पे आउटपुट होता है, ठीक है। प्रिंटर में आउटपुट होता है, मॉनिटर में आउटपुट होता है। स्कैनर इज नॉट आउटपुट, ठीक है। स्कैन करके हम कंप्यूटर जो है वो इनपुट देता है, ठीक है। हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को स्कैनर में, ठीक है। सो इट इज़ नॉट आउटपुट। बी है कीबोर्ड, प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट, ठीक है। देन माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, यहाँ पे भी माउस इनपुट है। देन प्लॉटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो यहाँ पे प्लॉटर भी जो है वो आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 24th का। 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो बायोस की BIOS की फुल फॉर्म क्या है? ए बेसिक इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स, बी बेसिक इन आउट सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डी बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो बायोस की फुल फॉर्म है। एंड ये क्या करता है? बायोस जो है बेसिकली क्या करता है? इट हेल्प्स इन बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। जब हमारा कंप्यूटर जो है उसको हम बूट करते हैं, ठीक है, बेसिकली जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको टर्न ऑन करने में जो है हेल्प करता है वो हमारा बायोस करता है हेल्प, ठीक है। इट मैनेजेस द डाटा फ्लो बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच्ड फाइल्स, ठीक है। सो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग सिस्टम, ठीक है। सो 25th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की जो वीडियो थी वो 25 क्वेश्चंस की ही थी। एंड आई होप आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल। एंड टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।